9 सितंबर 2025 की सुबह काठमांडू वैली पर सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था, लेकिन शहर पहले ही जाग चुका था। सुबह की प्रार्थनाओं की हलचल से नहीं, चाय की दुकानों के खुलने की सामान्य हलचल से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी, एक ऐसी एनर्जी जो ठंडी पहाड़ी हवा में घुली हुई थी। सड़कें जो आमतौर पर एक अराजक बैले होती थीं, धीरे धीरे एक अलग तरह के मूवमेंट में बदल रही थीं। लोग चल रहे थे, नहीं काम पर, बल्कि एक मकसद के साथ मार्च कर रहे थे। उनके चेहरे अलग अलग भाव दिखा रहे थे। माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। आप इसे उनके जबड़े की बनावट, उनके कदमों की दृढ़ता में देख सकते थे। यह सिर्फ एक और दिन नहीं था, यह हिसाब का दिन था। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, उसने शांत दृढ़ संकल्प का नजारा दिखाया। छोटे छोटे ग्रुप्स बड़े स्ट्रीम्स में बदल गए। असम की तंग गलियों से निकलकर, पाटन की रिहायशी गलियों से निकलकर वे शहर के दिल की ओर बढ़ रहे थे। युवा, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं, बैकपैक वाले छात्र, हाथों पर निशान वाले किसान, उनके पास हथियार नहीं थे, बल्कि हाथ से बने पोस्टर और उनकी सामूहिक निराशा का भारी बोझ था। अगर आप इस भीड़ के बीच जाते, 20,000 लोगों के इस समुद्र में, और सुनते, सच में सुनते, तो आपको नेपाल की धड़कन सुनाई देती। यह एक जैसी लय नहीं थी, यह व्यक्तिगत कुंठाओं की एक जटिल सिम्फनी थी। उन आवाजों का एक कोरस जो लंबे समय से उनमें अंजलि भी थी, 24 साल की, सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री के साथ। मैंने सब कुछ सही किया। इस डिग्री का क्या फायदा अगर कोई नौकरी नहीं है? उसके माता पिता ने अपनी जिंदगी की बचत खर्च की, और क्यों? टीवी पर हमारे नेताओं को झगड़ते देखना। उसकी कहानी एक पीढ़ी की कहानी थी। रमेश, 40 का बढ़ई, हाथ कठोर और मजबूत। उसने पकड़ा साइन, हमें काम दो, भाषण नहीं। चावल की कीमतें, खाद्य सुरक्षा की चिंता। क्या प्रगति मेरे गांव तक पहुंची? सरकारी इमारतों की तरफ इशारा। हम गरिमा मांगते हैं। विदेश भेजे गए मजदूर, अलविदा की झलक। भीड़ एक मौजक थी। पूर्व सैनिक, सीधा मुद्रा, चित्तावेश। उनके चेहरे पर देश की स्थिरता के लिए चिंता झलकती थी। छात्र, ऊर्जावान, मुखर, नाराज। पहुंच योग्यता से ज्यादा मायने रखती है। रिश्वत और लंबी कतारें हर सार्वजनिक सेवा के लिए। नौकरशाही की लाल फीताशाही, कागजों के ढेर और स्याही वाले स्टैंप। वे हमें धैर्य रखने को कहते हैं, हम और कितना धैर्य रख सकते हैं? जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और उसका सामूहिक आत्मविश्वास बढ़ता गया, फुसफुसाहटें एक दहाड़ में बदल गईं। काठमांडू की सड़कें लोगों की आवाज के लिए एक रंगभूमि बन गईं, और उनकी पटकथा इमारतों से गूंजने वाले शक्तिशाली लयबद्ध नारों में लिखी गई थी। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी की हेडलाइंस थीं, कुछ शक्तिशाली शब्दों में संघनित। सबसे प्रमुख नारा जो बाकी सबसे ऊपर उठ रहा था, वह था, राजा आओ, देश बचाओ। किंग कम, सेव द कंट्री। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक गहरी अंदरूनी निराशा की पुकार थी। एक और शक्तिशाली नारा जो स्क्वायर में गूंजा, वह था, भ्रष्टाचार अंत कब? करप्शन, व्हेन विल इट एंड? यह सवाल हवा में लटका हुआ था, सत्ता की अदृश्य दीवारों की ओर निर्देशित। यह अंतहीन निराशाओं से पैदा हुआ एक सवाल था। पासपोर्ट के लिए मांगी गई रिश्वत, एक कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जरूरी कमीशन, सड़कों और अस्पतालों के लिए सार्वजनिक धन की हेराफेरी। युवा प्रदर्शनकारियों ने असंतोष के इस गीत में अपनी खुद की कविताएं जोड़ी। छात्रों ने अपनी आवाज जोड़ी। हाल ही में ग्रेजुएट हुए लोगों ने भी। योग्यता को सम्मान दे, हमलाई रोजगार दे, रिस्पेक्ट मेरिट, गिव अस जॉब्स। यह शिक्षितों, आशावानों, उस पीढ़ी की पुकार थी जिसे बताया गया था कि शिक्षा एक बेहतर जीवन की कुंजी है। उन्होंने अपनी डिग्रियां हवा में लहराईं, टूटे वादों के प्रतीक, और फिर सबसे सरल, सबसे मानवीय पुकार थी, महंगी ले मारियो, सरकार कस्तो। इन्फ्लेशन इज किलिंग अस, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज दिस? सरकार के प्रति अत्यधिक गुस्सा कोई अचानक प्रकोप नहीं था, यह सालों से सुलगते असंतोष और टूटे वादों का नतीजा था। राजशाही के अंत के बाद एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में संक्रमण को नेपाल के लिए एक नई सुबह के रूप में सराहा गया था। लोगों ने अपार आशा के साथ वोट दिया, यह मानते हुए कि लोगों द्वारा, लोगों के लिए बनी सरकार आखिरकार उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगी। हालांकि यह आशा धीरे धीरे कम होती गई। उसकी जगह विश्वासघात की एक कचोटने वाली भावना ने ले ली। राजनीतिक नेतृत्व आंतरिक सत्ता संघर्षों और अंतहीन गठबंधन शफल में डूबा हुआ अपने किए गए वादों को भूल गया था। नई सुबह कभी ठीक से नहीं आई, इसके बजाय एक लंबी निराशाजनक सांस छा गई। सबसे बड़ी विफलता आर्थिक मोर्चे पर थी।
नेपाल के युवाओं के लिए देश खाड़ी के लिए उड़ान भरने का एक वेटिंग रूम बन गया था। औद्योगिक विकास की कमी और नौकरी के अवसरों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण की अनुपस्थिति का मतलब था कि एक विश्वविद्यालय की डिग्री अक्सर एक सजावटी कागज का टुकड़ा बन जाती थी। सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने की बात करती थी, लेकिन नौकरशाही की बाधाओं और राजनीतिक अस्थिरता ने व्यवसाय के लिए एक प्रतिकूल माहौल बना दिया। निराशा सिर्फ बेरोजगारी के बारे में नहीं थी, यह राष्ट्र के भविष्य के खोखले होने के बारे में थी। देश छोड़कर जाने वाला हर युवा, प्रतिभा, ऊर्जा और क्षमता का नुकसान, एक प्रतिभा पलायन जिसे सरकार रोकने में असमर्थ या अनिच्छुक लगती थी। राजा की वापसी की पुकार, राजा आओ, देश बचाओ, किसी बाहरी व्यक्ति को यह बात उलझन में डाल सकती है जो राजशाही को एक पुरानी संस्था के रूप में देखता है। लेकिन उस 20,000 की भीड़ में कई लोगों के लिए यह एक सामंती अतीत की लालसा नहीं थी। यह एक अराजक और निराशाजनक वर्तमान के लिए एक विकल्प की हताश तलाश थी। राजा उनकी सामूहिक कल्पना में एकता और स्थिरता का प्रतीक थे, जो उन्हें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित लग रहा था। राजनीतिक दलों के बीच अंतहीन झगड़े, सरकारों का लगातार गठन और विघटन, जिससे राष्ट्र को दिशाहीन महसूस कराया गया। जैसे बिना कप्तान के एक जहाज राजशाही अपनी सभी खामियों के बावजूद उस समय के रूप में याद की जाती थी, जब कम से कम एक एकल एकीकृत राष्ट्रीय प्रतीक था। यह भावना खोई हुई राष्ट्रीय पहचान की गहराई में निहित थी, और साथ ही गर्व की कमी को भरने की चाह। लोग सोचते थे कि राजनेता विभाजनकारी थे, उन्हें अपनी पार्टी के हितों का प्रतिनिधित्व करते देखा जाता था, अपने जातीय समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते देखा जाता था, अपने क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते देखा जाता था, लेकिन कोई भी पूरे नेपाल के लिए बोलता हुआ नहीं लगता था। दूसरी ओर राजा को एक प्रतीकात्मक प्रमुख माना जाता था, राजनीतिक झगड़े से ऊपर, और राष्ट्र की संप्रभुता और परंपराओं का संरक्षक माना जाता था। राजनीतिक विखंडन के युग में एक गैर पक्षपाती राष्ट्राध्यक्ष का विचार एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, ताकतवर भावनात्मक अपील रखता था। यह एक निरंकुश शासक चाहने जैसा नहीं था, बल्कि एक बिखरे हुए परिवार के लिए पिता की आकृति जैसा था। राजा के लिए नारा उनकी चरम निराशा को व्यक्त करने का उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था। इस विरोध प्रदर्शन का विशाल पैमाना अपने आप में एक कहानी थी। 20,000 लोग, यह कोई राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित भीड़ नहीं थी। लंच पैकेट रोजाना की मजदूरी के वादे समर्थकों को बसों में भरकर ला रही थी। यह सच्ची जनभावना का एक स्वाभाविक उभार था। भीड़ के बीच होना, सामूहिक कार्रवाई की असली ताकत को महसूस करना था। मानवता का जनसमूह एक साथ चलता था। डामर पर 20,000 जोड़ी पैरों की आवाज, अवज्ञा का नगाड़ा। एक युवा ने अपना फोन उठाया, पिता की तस्वीर दिखाई, किसान की तस्वीर, कर्ज से हुई मौत का सबूत। वह चुपचाप गवाही दे रहा था। उसका निजी दुख राजनीतिक बयान बन गया। पास में माताओं का समूह, स्कूल की किताबों के लिए खाने में कटौती की कहानियां। उनकी बातचीत शांत पर तीव्र, राष्ट्रीय आर्थिक संकट का एक छोटा रूप। यह मार्च सबको बराबर करने वाला था। एक धनी व्यापारी, एक दिहाड़ी मजदूर, दोनों साथ मार्च कर रहे थे। उन्होंने पानी साझा किया, बुजुर्गों की मदद की, और एक ही नारे में आवाजें मिली। यह एकता विरोध का सबसे खूबसूरत पहलू थी। एक नेपाल की एक क्षणिक झलक। जैसे जैसे काठमांडू पर शाम ढलने लगी, प्रदर्शनकारियों के थके हुए चेहरों पर एक नरम नारंगी चमक मूड फिर से बदलने लगा। दिन का उग्र गुस्सा एक दृढ़ लचीली आशा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने मोमबत्तियां जलाना शुरू कर दिया, मोबाइल फोन की टॉर्च जलाना शुरू कर दिया। वह स्क्वायर नन्ही टिमटिमाती रोशनियों की एक आकाश गंगा में बदल गया। यह एक प्रतीकात्मक इशारा था, जवाबदेही की लौ को जीवित रखने का एक शांत वादा। यह आशा अंदर की ओर भी निर्देशित थी। विरोध ने एकजुटता और नागरिक चेतना की एक नई भावना पैदा की थी। जैसे जैसे भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी, वे अपने सिर थोड़ा ऊंचा करके, अपनी रीढ़ थोड़ी सीधी करके लौट रहे थे। काठमांडू के दिल में 20,000 रोशनी की टिमटिमाहट दुनिया के लिए एक संदेश थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, खुद के लिए गरिमा, न्याय और एक बेहतर भविष्य। इसे केवल फिर से जलाया जा सकता है।